हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो आपका है शिक्षण सामग्री। आज का टॉपिक जो है हमारा शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री क्या होती है बेटा? जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा? तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षक सहायक सामग्री कहा जाता है। किसको? जो आपके जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको जो प्रभावकारी और रुचिकर बनाने के लिए जो उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शिक्षक सहायक सामग्री। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा है? श्रव्य सामग्री, जिसको सुना जा सकता है। दूसरा है दृश्य सामग्री, जिसको देखा जा सकता है। और तीसरा है दृश्य और श्रव्य सामग्री, मतलब जिसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। दृश्य सहायक सामग्री, इसमें क्या है बेटा? दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों का उपयोग होता है, मतलब कि आंखों का उपयोग होता है। इसके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड इत्यादि शामिल होते हैं। किसमें? दृश्य सहायक सामग्री में। इसमें क्या होता है? केवल आप देख सकते हैं। श्रव्य सहायक सामग्री, श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब सुना जा सकता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है बेटा? आपका रेडियो आता है, टेलीफोन आता है, ग्रामोफोन आता है ना, टेप रिकॉर्डर आता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सब क्या है? श्रव्य सहायक सामग्री है जिसको सुना जा सकता है। तो इसमें केवल कानों का उपयोग होता है। जो दृश्य सहायक सामग्री थी बेटा, उसमें हम आंखों का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो श्रव्य सहायक सामग्री थी उसको केवल सुना जा सकता है, तो कानों का उपयोग होता है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से संबंधित है जिनके प्रयोग से बालकों की देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है। मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या? अब वो देखेगा भी और सुनेगा भी, है ना। और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म, कठिन से कठिन भावों को भी सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। जब बच्चा किसी चीज को देख रहा है और सुन भी रहा है तो क्या होगा? वो हर चीज को, चाहे कितना भी कठिन से कठिन चीज हो, वो क्या बहुत आसानी से उसको समझ जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ उन समस्त सामग्री से होता है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में व्यापक सहायता देती है। क्या कहा इसमें? कि जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में व्यापक सहायता देती हैं। इसके अंतर्गत सिनेमा, वृत्तचित्र, दूरदर्शन, नाटक इत्यादि को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य, जो ये आपका टीएलएम है, इसका कार्य क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री के जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला क्या है कि इससे बालकों को सिखाने की प्रक्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता में सहायता मिलती है। इस तरीके से क्या होता है? बच्चे में प्रेरणा और उत्सुकता बढ़ती है। अगला पॉइंट क्या है? इसके प्रयोग से बालकों को विविध प्रकार की क्रियाएं करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। टीएलएम का जब आप उपयोग करते हैं तो बच्चे में एक तो उत्सुकता होती है, प्रेरणा को बढ़ाता है और बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के अवसर मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इसके प्रयोग करने से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाते हैं। अगर आप टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है? कठिन से कठिन चैप्टर भी बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, और इससे क्या होता है बेटा? सारी चीजें बहुत सरल हो जाती हैं, बच्चे को इंटरेस्ट आने लगता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में व्यापक कुशलता आती है,
तथा साथ ही शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अगला पॉइंट है आपका, शिक्षण सामग्री कम समय में शिक्षण में सीखने व सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। जो आपकी शिक्षण सामग्री है, जो आपका टीएलएम है, वो कम समय में शिक्षण में सीखने व सिखाने की प्रक्रिया को कैसा बनाता है? प्रभावी बनाता है। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन। जब भी आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का चयन करते हैं तो उसका चयन करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं बेटा? पहला क्या है? विद्यार्थी केंद्रिता का सिद्धांत। क्या है पहला? विद्यार्थी केंद्रिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का उपयोग विद्यार्थी के अधिगम कार्यों में अधिक से अधिक प्रभावी सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है आपका? उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पूर्व निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो पहला पॉइंट क्या था कि विद्यार्थी केंद्रिता का सिद्धांत, कि आप जिन भी शिक्षण साधनों का उपयोग करते हैं वे विद्यार्थी के अधिगम कार्यों में अधिक से अधिक प्रभावी सहायता पहुंचाने का उद्देश्य पूरा करते हो। और दूसरा क्या है कि जो पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो सके, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे हम। रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसमें क्या है बेटा? रुचि एवं अभिप्रेरणा किसी भी शिक्षण अधिगम कार्य के केंद्रीय तत्व माने जाते हैं। क्या? रुचि और अभिप्रेरणा। आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं ना, अगर उसमें रुचि नहीं है, उसमें अभिप्रेरणा नहीं है, तो आप उसे सिखा नहीं सकते। तो इसीलिए जो रुचि और अभिप्रेरणा है किसी भी शिक्षण अधिगम कार्य का केंद्रीय तत्व माने जाते हैं। और इसीलिए मतलब इसमें क्या बताया है कि इसीलिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का एक बड़ा उत्तरदायित्व इस प्रकार के शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करते रहना है जिसमें विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, जिज्ञासा, सीखने का उत्साह, अभिप्रेरणा जो है वो लगातार बनी रहे। बच्चे में लगातार रुचि और अभिप्रेरणा बनी रहनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। विषय वस्तु के अनुकूल होने का सिद्धांत। इसमें क्या है बेटा? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों के अनुकूल हो। जो आपकी विषय वस्तु है और जो आपके अधिगम के अनुभव है उसके कैसे होने चाहिए? अनुकूल होने चाहिए, ताकि जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़े। जब अनुकूल होंगे तो जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है आपका संसाधनों के चयन का सिद्धांत। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है और इनमें से किसका चयन पाठ के शिक्षण के लिए बेहतर रहेगा। जब आप संसाधनों का चयन करते तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है और उसमें से जो पाठ आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए कौन सा टीएलएम बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण में अधिगम संसाधनों का महत्व। अब यहाँ पर जो अधिगम के संसाधन है उनका महत्व पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो ये समझिए संसाधन का अर्थ क्या होता है बेटा? संसाधन का अर्थ है वह चीज जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि नक्शे, मॉडल, विद्यालय का बगीचा, वीडियो, फिल्म इत्यादि सभी शिक्षण अधिगम के संसाधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है? संसाधन क्या क्या अर्थ है कि वो चीज जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि आपका मैप हो गया, मॉडल हो गया, विद्यालय का बगीचा हो गया, वीडियो फिल्म है, ये सब क्या है? जो शिक्षण अधिगम के संसाधन के रूप में आप इनको प्रयोग करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण में अधिगम संसाधनों का महत्व। पर्यावरण कक्षा के बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम प्रक्रिया काफी प्रभावशाली होती है। पर्यावरण की कक्षा से बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम की प्रक्रिया। कैसे वातावरण के? बाहरी वातावरण पर आधारित
अधिगम प्रक्रिया काफी प्रभावशाली होती है। पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर आधारित वास्तविक जीवन के अनुभव जो होते हैं वो उपयुक्त होते हैं। स्थानीय संसाधन और सामग्री वास्तविक जीवन पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। तो कैसा होना चाहिए? एक तो स्थानीय संसाधन और सामग्री वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। इन संसाधनों का उपयोग विभिन्न प्रकार की शिक्षण, सीखने के तरीके, शिक्षण को और अधिक रोचक, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है इन संसाधनों का उपयोग। अगला क्या है? यह कक्षा में बच्चों की भागीदारी के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करते हैं और इनके द्वारा बच्चों में स्थायी विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। संसाधन तथा शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा, किसके? एक तो संसाधन हो गया आपका, दूसरा संसाधन तथा शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ विकसित की जाती है। इस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। संसाधन तथा शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ विकसित की जा सकती है। अगला है अधिगम संसाधनों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया और डिलीवरी सिस्टम के संयोजक हैं। क्या कहा इसमें? अधिगम संसाधनों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया और डिलीवरी सिस्टम के संयोजक हैं। आगे बढ़ेंगे हम। कुछ संसाधन हैं जो बेटा आपके, ये संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जरूर अच्छे से समझेंगे। संसाधनों के प्रकार, इसमें क्या है बेटा? समुदाय के संसाधन। तो कौन से ऐसे संसाधन हैं जो समुदाय के होते हैं? जैसे कि अभिभावक, ये किस में आएगा? समुदाय के संसाधन में आता है। दुकानदार, किसान, माली, कुम्हार, ये सब किस में आते हैं? समुदाय के संसाधन में आते हैं। ये बहुत अच्छे से समझेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो समुदाय के संसाधन में कौन कौन आता है बेटा? जो आपका अभिभावक है, जो दुकानदार है, किसान, माली, कुम्हार, ये सब क्या है? समुदाय के संसाधन है। अगला है आपका स्थानीय संसाधन। इसमें क्या आता है? जैसे विद्यालय हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, नगर निगम कार्यालय, पुस्तकालय, ये सब क्या है? ये सब स्थानीय संसाधन है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन कौन से हो गए? जो प्रकृति के, जैसे नदी, तालाब, वन, मृदा, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझेंगे हम। समुदाय के संसाधन में कौन कौन आता है? अभिभावक हो गए आपके, दुकानदार, किसान, माली, कुम्हार, ये सब किस में आते हैं? समुदाय संसाधन में। स्थानीय संसाधन में आपका विद्यालय, अस्पताल, बैंक, नगर निगम, ये सब किस में आते हैं? स्थानीय संसाधन में। और प्राकृतिक संसाधन में आपके वन, नदी, तालाब, मृदा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आगे बढ़ेंगे हम। मीडिया संसाधन। मीडिया में क्या आएगा बेटा? समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पोस्टर, विज्ञापन, ये सब क्या है? मीडिया संसाधन है। और प्रौद्योगिकी संसाधन, इसमें क्या आता है बेटा आपका? मोबाइल फोन आता है, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये सब क्या है? प्रौद्योगिकी संसाधन है। अगला क्या है? मानव निर्मित संसाधन, जो मानव से निर्मित हुआ है ना, मानव द्वारा निर्मित है, वो क्या है? पेन, पेंसिल, कागज, किताबें, है ना, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि मानव ने इनको निर्मित किया है, इसीलिए क्या हो गया? पेन, पेंसिल, कागज, किताबें, कविताएं, कहानियां, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की बुक है, उसकी जो पाठ्य पुस्तक है, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इसमें क्या है बेटा? पुस्तकों की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। जो आपकी ईवीएस की बुक है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका, पुस्तकों की विषय वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर प्रश्न करने, खोज करने और जिज्ञासा को बढ़ाने में सहायता करे। कैसी होनी चाहिए किताब आपकी? जो किताब है उसकी विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर प्रश्न करने, खोज करने और जिज्ञासा को बढ़ाने में सहायता करे। अगला है आपका, पुस्तकों की विषय वस्तु जो है वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपका छोटा, बुक आपने बना दी बड़े बच्चों के हिसाब से, तो बच्चे का जो मेंटल लेवल है आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो पुस्तक है उसका जो विषय वस्तु है कैसी होनी चाहिए? बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अगला क्या है? पुस्तकों में वास्तविक कहानियां और घटनाओं को भी शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। यह प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। जो हमारी पुस्तक होती है ये
क्या करती है बेटा? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। अगला पॉइंट है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। जो आपकी बुक है उसकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? बच्चे की भाषा, जो जिस भाषा का प्रयोग बच्चा कर रहा है अपनी डेली लाइफ में उससे संबंधित होनी चाहिए। अगला क्या है आपका? यह भय और पूर्व ग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती हो। तो पुस्तक कैसी होनी चाहिए? जो भय और पूर्व ग्रह के मूल्यों से मुक्त होने के, जो पूर्व ग्रह है उससे मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती हो और उसे प्रभावशाली बनाती हो। अगला पॉइंट है, पर्यावरण की पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित करके उपलब्ध कराना चाहिए। पुस्तकों में पहेलियों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन का विकास किससे होता है? पहेलियों से होता है। तो बुक में क्या होनी चाहिए? पहेलियां भी होनी चाहिए, जिससे बच्चे में सृजनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन का विकास हो सके। आगे क्या है बेटा आपका इसमें? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां। अब कुछ शिक्षण विधियां हैं जिनको हम समझने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का सहारा लेकर पर्यावरण अध्ययन को रोचक, प्रभावशाली, बोधगम्य और ग्राह्य बनाया जाता है। जैसे किसी प्रकरण को पढ़ाते समय कहानी, कविता, पहेली, चित्र, चार्ट, वीडियो, फिल्म या प्रकरण के अनुसार विद्यार्थियों को किसी विशेष स्थान पर ले जाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके उसके ज्ञान को स्थायी बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में यहाँ पर क्या कुछ निम्नलिखित पर्यावरण शिक्षण की कुछ निम्न विधियां दे रखी हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहला है आपका भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप जिसको कहते हैं। दूसरा क्या है? प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट। तीसरा क्या है? प्रयोग प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगला क्या है आपका? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। अगला है आपका प्रायोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। और उससे अगला है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि अन्वेषण अथवा खोज विधि। तो ये 6 विधियां हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है आपका? भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप मेथड, है ना? फील्ड ट्रिप, इसमें क्या है? प्रोफेसर रैन इस विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों को प्रकृति के निकट ले जाया जाता है। क्या नाम है इसका? भ्रमण विधि, यानी कि कहीं भ्रमण करने ले जाएंगे। समझ रहे हैं बेटा? इसलिए तो कहा गया इसमें कि बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? प्रकृति के निकट ले जाते हैं। जैसे दूरदर्शन केंद्र, रेडियो स्टेशन, बिजली घर, पार्क, चिड़ियाघर इत्यादि। भ्रमण से छोटे बच्चों को बहुत लाभ होता है, उन्हें कक्षा से वास्तविक संसार की ओर ले जाया जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, जब भी हमने क्वेश्चन किए, मैंने आपको हर बार बताया कि जो ये भ्रमण विधि है, फील्ड ट्रिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको ऑप्शन में दिखे तो आप उसको हमेशा करेक्ट मानेंगे, क्योंकि फील्ड ट्रिप बहुत अच्छा तरीका होता है छोटे बच्चों को सिखाने का। इसमें क्या है? भ्रमण की योजना, भ्रमण स्थल का चुनाव, भ्रमण की तैयारी, फिर जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो, पर्यटन का मूल्यांकन। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है आपका प्रदत्त कार्य। जब एक विद्यार्थी विद्यार्थियों के समूह अथवा संपूर्ण कक्षा को कुछ विशेष शिक्षक उत्तरदायित्व दिया जाता है, तब इस प्रकार के कार्य को प्रदत्त कार्य कहा जाता है। अगला है आपका प्रदर्शन विधि। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग प्रदर्शन कर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। कैसे? प्रदर्शन करके, जिसमें उनकी सहभागिता भी ली जाती है। इसे बहुत संवेदी शिक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में विद्यार्थी देखता, सुनता और करके सीखता है और ज्ञान स्थायी और स्पष्ट होता है। कौन सी विधि में? प्रदर्शन विधि में। आगे बढ़ेंगे हम। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या है बेटा कि इस विधि में मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिसका समाधान विद्यार्थी अपने सीखे हुए नियम, सिद्धांत एवं प्रत्ययों की सहायता से करते हैं। इसका नाम क्या है? समस्या समाधान विधि। तो बच्चे के सामने एक समस्या रखी जाएगी और जिसका समाधान बच्चा अपने सीखे हुए नियम, सिद्धांत और प्रत्ययों की सहायता से करेगा। कठिनाई स्तर का ध्यान रखकर समस्याओं का चयन किया जाता है।
भाई बच्चे के स्तर को तो ध्यान में रखेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा छोटा है तो उसको प्रॉब्लम बड़े लोगों के हिसाब से दिख जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या करते हैं बेटा, जो कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर समस्याओं का चयन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। इसके कुछ पद हैं। समस्या की उत्पत्ति एवं चयन, समस्या का परिभाषीकरण, आवश्यक प्रदत्तों एवं तथ्यों का संकलन, परिकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण करना, सामान्यीकरण करना और निष्कर्षों का सतत मूल्यांकन। आगे बढ़ेंगे हम। प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इसमें क्या है, किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजन वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब इसके भी कुछ सोपान हैं, वो कौन कौन से हैं? अवस्था बनाना, विषय वस्तु का चयन करना, योजना बनाना, प्रयोग को करना, प्रतिपुष्टि रिपोर्ट तैयार करना और फिर लास्ट में मूल्यांकन करना। आगे बढ़ेंगे हम। अन्वेषण अथवा खोज विधि, इस विधि के जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से हुई है और इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं, यह मालूम करता हूं। तो यहां से समझ में आ गया आपको कि जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द से हुई है जो है ह्यूरिस्को, उससे बना है और इसका अर्थ क्या है? मैं खोजता हूं, यह मालूम करता हूं। यह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? अनुसंधानकर्ता के रूप में। इसमें उन्हें कुछ बताया नहीं जाता है, वह खुद ही खोज करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? खोज विधि, अन्वेषण अथवा खोज विधि। इसमें बच्चा जो है खुद अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता, उसे कुछ बताया नहीं जाता, वो खुद ही खोज करता है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रत्ययों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन में किया जाता है। किसका? खोज विधि का। तो चलिए यहीं पर आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।